नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। थोड़ा सा इंतजार किया उसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि अभी क्लास छोड़ के ही आया था, उसके तुरंत बाद आपकी क्लास थी तो थोड़ा सा लेट हो गया, क्षमा करना मुझे। हाँ, स्वरूप सिंह सोढ़ा जी कह रहे हैं राजूड़ी जल्दी भेजो माट साहब को। आ गए माट साहब, आपसे दूर कहाँ रहेंगे, बिल्कुल ना घबराएं, ध्यान दो। अब सबसे पहले तो आपका जो होमवर्क है, गृह कार्य है, उस पर चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। संधि का अर्थ समझाएं। यहां पूछ क्या रहा है, संधि का अर्थ समझाएं। संधि का अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं संधि? तो देखो, इसमें सबसे पहले संधि का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, मेल होता है। संधि का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, मेल होता है। तो दो वर्णों का परस्पर मेल क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। बिल्कुल मानव जी, थोड़ा सा समय लगा, ध्यान दीजिए। हाँ बिल्कुल ध्यान दीजिए इसमें। तो देखो, संधि का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, मेल होता है। अर्थात दो शब्दों का परस्पर मेल कह दें तो समास हो जाता है, और दो वर्णों का परस्पर मेल कह दें तो क्या होती है, संधि होती है। तो दो वर्णों का परस्पर मेल, दो वर्णों का परस्पर मेल क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। किरण सामोता जी लिख रही है, सर बहुत इंतजार करवाते हो आप तो, इतना तो रीट एग्जाम ही नहीं करवाती। कोई बात नहीं, इंतजार का फल मीठा भी होता है। ध्यान से समझो। आवाज कम आ रही है, ऐसे कैसे हो सकता है, आवाज आएगी धीरे धीरे, सुनिए। तो संधि का अर्थ समझाएं। संधि का अर्थ होता है मेल, अर्थात दो वर्णों का परस्पर मेल क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण में भी परिवर्तन कर दे और लेखन में भी परिवर्तन कर दे तो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। वो क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। अब संधि के कौन कौन से भेद होते हैं तो आपको अच्छे से पता है। अगर संधि के भेद की बात करें तो संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर, दूसरा होता है व्यंजन, और तीसरा भेद होता है विसर्ग संधि। तो संधि के भेद की बात करें तो संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहां पर समझना, स्वर संधि के कुल भेद कितने हैं। अगर स्वर संधि के कुल भेद कौन कौन से हैं पूछ रहा है तो इसके कुल भेद कितने हो जाएंगे, 5 भेद हो जाएंगे। स्वर संधि के कुल भेद कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। अब 5 कौन कौन से होते हैं इसका आपको ध्यान रखना है। एक तो होती है दीर्घ स्वर संधि, पहली कौन सी होती है, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा इसका जो भेद होता है वो होता है गुण स्वर संधि। तीसरा भेद होता है वृद्धि स्वर संधि। चौथा भेद होता है यण स्वर संधि। और पांचवा भेद होता है अयादि स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो 5 भेद होते हैं। सिर्फ संधि के भेद पूछे, सिर्फ संधि के भेद पूछे तो 3 है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ठीक है ना। और स्वर संधि के भेद पूछे तो उसके कितने भेद होते हैं तो ध्यान से समझना, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब इनका क्रम भी ध्यान रखना है। अब इनका क्रम भी ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि क्रम के आधार पर ही इसके 5 भेद किए गए। स्वर संधि के 5 भेद क्यों किए गए इसका कारण समझना, क्योंकि आपको अच्छे से पता है स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। इन 11 स्वरों के आधार पर हम स्वर संधि के कितने भेद कर देते हैं, 11 स्वरों के आधार पर स्वर संधि के 5 भेद कर देते हैं। इसको कारण सहित समझना। स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं,
5 होते हैं। ये 5 भेद ही क्यों होते हैं, कारण समझना। जब ए और आ, ए या आ से मिला तो दीर्घ आ हो गया, ई या ई से मिली तो दीर्घ ई हो गई, और ऊ या ऊ से मिला तो क्या हो गया, दीर्घ ऊ हो गया। इस संधि को हम क्या नाम दे देते हैं, दीर्घ स्वर संधि नाम दे देते हैं। इसको क्या कह देते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो समान स्वर जब समान स्वर से मिलते हैं तो मिलके क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। अब इसके बाद में ध्यान से समझना, जब ए आ ई या ई से मिला, अब यहां समझना, जब ए आ अपने आप से मिला, ई या ई अपने आप से मिली, ऊ या ऊ अपने आप से मिला, तो ये समान स्वर समान स्वरों से मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। स्वरूप सिंह सोडा, एक ही कमेंट को बार बार कॉपी पेस्ट मत किया करो। ऐसा कोई भी कमेंट हुआ करे तो क्लास के खत्म होने के बाद पूछ लिया करो, क्योंकि आप टॉपिक से बिल्कुल हटाते हो, और टॉपिक से हटते ही फिर जो टॉपिक का रस होता है, भाव होता है, वो खत्म हो जाता है। तो ध्यान से समझो, चलो समझो। यहां पे ए आ के बाद ए आ आया तो क्या हो गया, दीर्घा हो गया। ई या ई के बाद ई या ई आई तो क्या हो गई, दीर्घी हो गई। और ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ आया तो दीर्घ ऊ हो गया। तो दीर्घ आ, दीर्घी और दीर्घ ऊ के आधार पर इसको हमने क्या नाम दिया, दीर्घ स्वर संधि नाम दिया। ठीक है ना। इसलिए अब देखो इसके बाद में दीर्घ, अब ए आ किससे मिलेगा, असमानों से। जब ए आ ई या ई से मिला, ऊ या ऊ से मिला और री से मिला, तो जब ए आ ई या ई से मिला तो क्या बना, ए बना। ए आ जब किससे मिला, ऊ या ऊ से मिला तो क्या बना, ओ बना। और ए आ जब री से मिला तो इसका क्या बना, अर बना। इस संधि को हमने क्या नाम दे दिया, गुण स्वर संधि नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया इसको, गुण स्वर संधि नाम दे दिया। अब देखो ए आ खुद से मिल लिया, अब आगे समझो, ए आ ई या ई से मिल लिया, ऊ या ऊ से मिल लिया, री से मिल लिया। अब ये ए आ किससे मिलेगा, ए आई, और किससे मिलेगा, ओ या औ। ए आई से मिलेगा तो आई बनेगी, ओ और औ से मिलेगा तो औ बनेगा। इसको क्या नाम दे देते हैं, ऐसा किस में होता है, वृद्धि संधि में होता है। अब ए आ सभी से मिल लिया, अब इसके बाद में क्या आएंगे, ए आ का काम खत्म हो गया। अब इसके आगे क्या आएंगे, अब आगे के में देखो, ए या ई, ऊ या ऊ, और री के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए। इनके बाद में क्या आ जाए, कोई असमान स्वर आ जाए तो ई या ई का क्या हो जाता है, यह हो जाता है। ऊ या ऊ का वह हो जाता है, और री का रे हो जाता है। इस संधि को हम क्या नाम दे देते हैं, यण स्वर संधि नाम दे देते हैं। अब बचे क्या इसके बाद में, ए आई ओ और औ, तो ए आई ओ और औ। ए आई ओ और औ के बाद, ए आई ओ और औ के बाद में क्या आ जाए, कोई स्वर आ जाए, तो इस ए का क्या हो जाता है, ए का बन जाता है आय, आई का बन जाता है आय, ओ का बन जाता है अब, और औ का बन जाता है आव। इसके आधार पर इसको क्या नाम दे देते हैं, अयादि स्वर संधि नाम दे देते हैं। तो इनका क्रम भी ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना, इसका क्रम भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए यहां पर, तो देखिए क्रम हमने सबसे पहले क्या लिया, दीर्घ स्वर संधि सबसे पहले आई नहीं आई, उसके बाद में कौन सी आई थी, दीर्घ के बाद में गुण स्वर संधि आई, गुण के बाद में वृद्धि आई, वृद्धि के बाद यण आई, और अंत में कौन सी आई, अयादि स्वर संधि। इसलिए इनका क्रम भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं किसी भी संधि को कहीं भी लिख दो, ये नहीं चलेगा, इसका भी ध्यान रखना। तो इस प्रकार से हमने इसके कितने भेद कर दिए, स्वर संधि के 5 भेद कर दिए। क्रम भी यही ध्यान रखना है, ये क्रम भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब बात करेंगे संधि और संयोग में क्या अंतर होता है। यदि कोई परिवर्तन नियम से हो रहा है तब तो वो संधि है, और बिना नियम के हो रहा है वो संयोग है। अर्थात जब 2 या 2 से अधिक वर्ण मिले, उच्चारण और लेखन में परिवर्तन कर दें लेकिन नियम से,
तब तो वो संधि है। और बिना किसी नियम के ज्यों का त्यों प्रयुक्त कर दें वो संयोग होता है। तो दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन कर रहे हैं तब तो संधि है, और बिना किसी परिवर्तन के जुड़ रहे हैं तो वो संयोग होता है। विषय ध्यान रखना, ठीक है ना, अच्छे से समझना, यहां पर ध्यान देना। तो देखो इसमें क्या होगा, आज बिल्कुल सोडा जी कल मैं देख नहीं पाया, समय नहीं मिला, लेकिन आज मैं क्लास के बाद कमेंट जरूर पढ़ूंगा और जरूर रिप्लाई दूंगा आपको, ठीक है ना। यहां पर ध्यान देना, संधि और संयोग में जो अंतर है, तो संधि क्या है, जैसे मैंने यहां पर लिखा नर दन इंद्र, तो आ और ई मिलके ए बना रहे, तो यहां पर क्या हो गया नरेंद्र। तो उच्चारण में भी परिवर्तन हो रहा है, लेखन में भी, लेकिन मैंने इसको ऐसे लिख दिया युग धन बोध। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना, युग बोध बना। तो अब ये संधि नहीं, ये क्या है, संयोग है। तो जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर उच्चारण और लेखन में परिवर्तन कर दें तो संधि, परिवर्तन नहीं हो, दो या दो से अधिक वर्ण बिना किसी नियम के मिलकर एक हो रहे हैं तो वो क्या होता है, संयोग होता है। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखो दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि को समझाएं या स्पष्ट करें। तो दीर्घ स्वर संधि क्या होती है, जब किसी समान स्वर के बाद समान स्वर ही आ जाए तो वो मिलके क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। समान स्वर जब समान स्वरों से मिलते हैं तो वो मिलके क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। हालांकि हम दीर्घ स्वर की परिभाषा भी पढ़ चुके थे, दीर्घ स्वर को भी समझ चुके थे। राधिका जी संहिता समधनिता संहिता, ठीक है ना, व्यंजन संधि होगी। बिल्कुल क्रम से ही याद करना है इनको, इनका क्रम आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखो यहां पर हम बात कर रहे थे किसकी, दीर्घ स्वर संधि की। सबसे पहली जो हमारी संधि है वो कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि है। अब दीर्घ स्वर संधि क्या होती है, इसको भी बड़े ध्यान से समझना। क्या होती है दीर्घ स्वर संधि, तो मैंने आपको बताया था यदि समान स्वरों के बाद में समान स्वर आ जाएं तो वो मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था ए आ के बाद में समान स्वर क्या आ जाए, ए आ जाए, ए आ के बाद में समान स्वर क्या आ जाए, ए आ। ई या ई के बाद में समान स्वर क्या आ जाए, ई या ई। और उ या उ के बाद में समान स्वर क्या आ जाए, उ या उ आ जाए। तो ये किसका रूप धारण कर लेते हैं, वृद्धि का। तो ए या आ मिलके, सॉरी वृद्धि नहीं, दीर्घ का, ये समान स्वर मिलके किसका रूप धारण कर लेते हैं, दीर्घ का। इनका क्या हो जाता है, दीर्घ आदेश हो जाता है। तो ए या आ मिलके ए आ के साथ आ बनता है, ई या ई के साथ मिलके ई बनती है, और उ या उ से मिलके क्या बनता है, दीर्घ उ बनता है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल राजेंद्र सामोता जी, राजेंद्र सामोता जी, रेखा पटेल जी, क्लास का समय ऐसा होता है ये 7 बजे, और इसके बाद में रात को 9 बजे क्लास होती है, वो होती है प्रश्नोत्तरी की। ये होती है टॉपिक वाइज, और वहां चलता है प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नोत्तरी, ठीक है ना, इसका भी ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर, अब सबसे पहले हम कौन सा लेंगे, ए या आ के बाद में पहला नियम लेंगे, ए या आ के बाद में क्या आ जाए, ए या आ जाए तो मिलके क्या हो जाता है, दीर्घ आ हो जाता है। मिलके क्या हो जाता है, दीर्घ आ हो जाता है। कैसे बनेगा इसको भी ध्यान से समझो। मैं इसके कुछ उदाहरण लिख रहा हूं जिनको ध्यान देना है और ध्यान से समझना है, ठीक है ना। सपना नरूका जी, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलती है, ठीक है ना, टेलीग्राम पर ढूंढोगे आराम से मिल जाएगी, ठीक है, ध्यान देना। अब ए आ के बाद में ए या आ जाए तो मिलके क्या हो जाता है, दीर्घ आ हो जाता है। कैसे होगा इसको ध्यान से समझना। अभय धन अरण्य, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है, ए। दूसरे शब्द का प्रथम स्वर भी क्या है, ए। ए के बाद में ए आया, मिलके क्या होगा, दीर्घ आ होगा। तो ए या आ के बाद में ए या आ जाए तो
दीर्घ आ हो जाता है। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, अभयारण्य बनता है। तो अभय धन अरण्य मिला के लिखा तो क्या बना, अभयारण्य। अभयारण्य का मतलब क्या होता है, भय से रहित है जो जंगल, वो क्या कहलाता है, अभयारण्य कहलाता है। बिल्कुल परम धन अणु परमाणु हो जाएगा। तो देखो प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है, ए होगा। परम धन अणु में देखो समझो प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ए है, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर ए है। जब ए ऐसे मिला तो मिलके क्या हो गया, दीर्घ आ हो गया, और इसको मिला के लिखा तो क्या बना, परमाणु बना। तो समान स्वर जब समान स्वरों से मिलते हैं तो वो क्या होते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है ना। और समझिए इसका आगे, समझिए इसके बाद में शरण धन आगत। अब प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है, ए, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर क्या है, आ। ए जब आ से मिला तो मिलके क्या हो गया, दीर्घ आ हो गया। तो शरण धन आगत मिला के लिखा तो क्या बना, शरणागत। शरणागत का मतलब होता है शरण को आया हुआ। ठीक है ना, विषय ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, शरण धन आगत शरणागत। इसी प्रकार और समझिए इसमें, जैसे मरण मरण धन आतुर, मरण धन आतुर। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ए, दूसरे शब्द का आ, ए और आ मिला तो क्या हुआ, दीर्घ आ, मिला के लिखा तो क्या बना, मरणातुर। मरणातुर का मतलब होता है मरने को आतुर। शरण में आने वाला नहीं होगा मानव जी, शरण को आया हुआ होता है। शरणागत का अर्थ शरण को आगत, आया हुआ, कर्म तत्पुरुष समास होता है इसमें। ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। तो शरण धन आगत शरणागत, शरण को आया हुआ, मरण धन आतुर मरणातुर, मरने को आतुर। तो ए के बाद में ए आया तब भी आ, ए के बाद में दीर्घ आया तब भी क्या बना, दीर्घ। अब दीर्घ आ के बाद में ए आ जाए तो कैसे लिखेंगे, विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी। तो प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है, आ, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर क्या है, अ। आ से जब ए मिला तो मिलके दीर्घ हो गया। तो ध्यान से समझो इसका क्या लिखेंगे, विद्या धन अर्थी विद्यार्थी। तो ए या आ के बाद में ए या आ जाए तो दीर्घ होता है। तो आ के बाद में ए आया तब भी क्या बना, दीर्घ बना। और समझिए इसमें, जैसे मैंने लिखा स्व धन अध्याय, स्व धन अध्याय। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है, अ, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, अ जब आ से मिला तो क्या हो गया, दीर्घ आ हो गया। जब मिला के लिखा तो क्या बना, स्वाध्याय। स्वधन अध्याय मिला के लिखा तो क्या बना, स्वाध्याय बना। इसको भी आप अच्छे से समझना। हाँ, बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से समझना है इस बात को। ठीक है ना, ध्यान देना। अब यहां तो ए के बाद में जब आया तब भी आ, अ के बाद में दीर्घ आया तब भी आ, दीर्घ आ के बाद में ए आया तब भी आ बना, नहीं बना, ए के बाद में आया तब भी क्या बना, दीर्घ आ बना। अब ध्यान से समझो, अब हम कुछ विच्छेद करेंगे। जैसे मैंने यहां पर लिखा परमार्थ। अब इस परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, तो देखो दीर्घ आ रहा है, परम धन अर्थ, जिसका अर्थ क्या हो, महान हो। तो यहां पर ए के बाद में ए आया तो क्या हो गया, दीर्घ आ हो गया। क्या हो गया, दीर्घ आ हो गया। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। देवव्रत चार जी लिख रहे हैं कि सर विष्णुवे का संधि विच्छेद बता दो। विष्णुवे का संधि विच्छेद विष्णु धन ए होता है, ए का वह बन जाएगा, वह में ए जुड़ जाएगा, विष्णु धन ए विष्णुवे। बिल्कुल श्री कृष्ण स्वाध्याय केंद्र, बिल्कुल निर्मल सर ने एक लाइब्रेरी शुरू करी है, श्री कृष्ण स्वाध्याय केंद्र। तो स्व धन अध्याय स्वाध्याय होता है। बहुत बहुत धन्यवाद केपी बघेल जी। परम धन अर्थ क्या हो गया,
परमार्थ हो गया। परमार्थ मतलब दूसरे के अर्थ से, दूसरे की सेवा करना परमार्थ होता है। हाँ बिल्कुल ज्योति शर्मा जी, 9 बजे वाली क्लास भी होगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की, वो उत्कर्ष क्लास है जो यूपी स्पेशल से देखोगे तो मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मालती देवी जी, ध्यान देना। परमाधान अर्थ क्या हो गया? परमार्थ हो गया। और समझिए आगे, और इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण समझो। हम पहले क्या है इसको समझने के साथ साथ विच्छेद भी समझेंगे। देखो यहां पर, अब इसके अलावा मैंने लिखा जैसे विद्यालय, विद्यालय तो आप सब जानते ही हो, वाचनालय लिखो, वाचनालय। अब वाचनालय का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? वाचन धन आलय होगा। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है? ए है, दूसरे का क्या है? आ है। ए और आ मिलके क्या हो गया? दीर्घ आ हो गया। तो यहां कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। लक्ष्मीकांत शर्मा जी, प्रेक्षागार में कौन सी संधि है? प्रेक्षा धन आगार होगा, और प्रधन इच्छा होने के कारण कौन सी संधि भी हो जाएगी? तो इसको अच्छे से समझ लो, मैं लिख देता हूं प्रेक्षागार, इसको समझ लो। प्रेक्षागार में दो संधि हैं। दो संधि कौन कौन सी हैं? प्रेक्षा में संधि हो रही है प्रधन इच्छा। अब आ और ई मिलके क्या बन रहे हैं? ए। तो गुण स्वर संधि है या नहीं है? गुण भी है। और आगार में प्रेक्षा धन आगार। तो अब एक बात का ध्यान रखना, एक ही शब्द में कई संधि होती है, ठीक है ना? ध्यान से समझना। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूराम चौधरी जी, ये मेरा सौभाग्य है कि आपके बच्चों को मेरी पढ़ाई हुई हिंदी समझ आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। प्रेक्षागार शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो देखो इसमें दो संधि होंगी। दो संधि कौन कौन सी होंगी और दो संधि क्यों होंगी, इसका कारण समझना। पुरातत्व में पुरा धन तत्व, पुरा धन तत्व ये किस में आएगा? संयोग में आता है राधिका जी, ठीक है ना? देखो आगे, तो प्रेक्षा, तो प्रेक्षा में तो प्रधन इच्छा, यहां पर गुण संधि भी है। और छाधन प्रेक्षा इच्छा धन आगार, तो आ के बाद में आ आया तो इससे मिलके क्या हो गया? दीर्घा हो गया। अब देखो कैसे पूछ देता है, इसको मैं यहां से हटा के आपको अलग से समझा रहा हूं, विस्तार से समझना। बहुत अच्छा उदाहरण है प्रेक्षागार, ध्यान देना। प्रेक्षा आगार, अब इसमें दो संधि है। कैसे पूछ सकता है यहां से प्रश्न कि प्रेक्षागार शब्द में कौन सी संधि है? विकल्प में दे देगा स्वर संधि, दूसरी दे देगा व्यंजन संधि, फिर एक विकल्प दे देगा गुण और दीर्घ स्वर संधि, और दीर्घ और गुण स्वर संधि। तो गुण और दीर्घ स्वर संधि होगी। समझना ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना, अच्छे से ध्यान देना। देखो प्रेक्षागार, तो इसका जब विच्छेद करेंगे तो प्रेक्षा धन आगार करेंगे तो दीर्घ आ के बाद में क्या आया? दीर्घ आ आया तो मिलके क्या हो गया? दीर्घ। अब इस प्रेक्षा का भी संधि विच्छेद करेंगे तो प्रधन इच्छा होगा। प्रेक्षा का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? प्रधन इच्छा होगा। और ई मिलके क्या बन गया? ए बन गया। तो प्रेक्षागार में दो संधि हैं। यहां तो कौन सी संधि हो गई? गुण। यहां तो कौन सी संधि हो गई? गुण संधि। और आ या आ के बाद में आया आ जाए तो क्या हो जाता है? दीर्घ आ। तो ये कौन सी संधि हो गई? दीर्घ स्वर संधि हो गई। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो ध्यान रखना, प्रेक्षागार में दो संधि हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना? और समझो यहां पर आगे, जैसे हमने एक शब्द लिखा दीपावली। अब दीपावली का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? दीपावली का दीप धन अवली, दीप धन अवली। अब प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है? अ। दूसरे शब्द का प्रथम स्वर भी क्या है? अ। आ जब आ से मिला तो मिलकर क्या हो गया? दीर्घ आ हो गया। इसको क्या कहेंगे?
दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि अ से आ मिला तो दीर्घ आ हो गया, इसलिए ये क्या कहलाएगा, दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। विषय ध्यान रखना। बिल्कुल रेखा जी, महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं बाबूलाल डूडी जी आपके लिए। भगवान करे जैसा आपका लक्ष्य है वैसा आपको लक्ष्य भी प्राप्त हो, ध्यान रखना। देखो अब आगे समझिए, दीप धनावली क्या हो गया, दीपावली। अब एक बहुत अच्छा उदाहरण लिख रहा हूं जिसको ध्यान से समझना, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, मुक्तावली। अब इस मुक्तावली शब्द का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, बहुत अच्छे से समझना, अच्छा से ध्यान रखना। आश्चर्यचकित का विग्रह क्या होगा, हर शब्द का विग्रह नहीं होता, और आश्चर्य, अच्छा समास विग्रह पूछ रहे हो। आश्चर्य से चकित, वो किससे चकित हो गया, आश्चर्य से चकित हो गया, तो आश्चर्यचकित का आश्चर्य से चकित होता है। तो देखो मुक्तावली, अब मुक्तावली के मैं एक उदाहरण वो विच्छेद लिख रहा हूं, ध्यान देना। मुक्त धन अवली, एक तो मैंने क्या लिखा, मुक्त धन अवली, एक क्या लिखा, मुक्ता धन अवली, अगला लिखा मुक्त धन आवली और मुक्ता धन आवली। तो मुक्तावली का अगर आप विच्छेद करोगे तो कौन सा होगा, बहुत ध्यान से समझना, अच्छे से समझना इसको। गजेंद्र चौधरी जी, मानव का संधि विच्छेद नहीं होता, क्योंकि जिन शब्दों में प्रत्यय नियम लगता है उनमें संधि नहीं होती। मानव में ए प्रत्यय है, मनु धन ए मानव बनता है, वहां संधि नहीं होती, तो मानव में संधि विच्छेद नहीं होगा, विषय ध्यान रखना। देखो उत्तर आ रहे हैं, कन्हैया कुमावत जी कह रहे हैं कि सर मुक्ता धन अवली होगा। गजेंद्र चौधरी जी ठीक है, नहीं होगा, मानव का संधि विच्छेद नहीं होता, मनु धन ए प्रत्यय का नियम लगता है। हाँ ध्यान देना अब इसमें। देखो मुक्तावली, मुक्त धन अवली, कुछ लिखते हैं इसका मुक्त धन अवली, ध्यान देना और इसको ध्यान से समझना। इसका जो सही उत्तर होगा वो विकल्प दूसरा होगा, मुक्ता धन अवली होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों शब्दों का अर्थ वही होना चाहिए जो मूल शब्द का अर्थ है, तब संधि होती है, अन्यथा संधि नहीं होगी। तो देखो मुक्तावली कहते हैं मोतियों की माला। मुक्तावली किसको कहते हैं, मोतियों की माला। प्रमाण का विच्छेद बताओ, अरे प्रधन मान होता है, री रे और से के बाद कहीं भी ने आ जाए तो ने का अणे हो जाता है, प्रधन मान प्रमाण होगा, ने का अणे। देखो तो मुक्तावली का क्या होगा, मुक्त धन अवली होगा, सॉरी मुक्ता धन अवली होगा, मुक्त धन अवली नहीं होगा, क्योंकि मुक्तावली किसको कहते हैं, मोतियों की माला। अब मुक्ता का अर्थ क्या होता है, मुक्ता का अर्थ होता है मोती, और अवली का मतलब क्या होता है, माला। मुक्तावली क्या होती है, मोतियों की माला। तो विषय ध्यान रखना, इस बात का आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये बात आपको विषय ध्यान रखनी है। पर्यावरण का बताओ, अरे निर्मा जयपाल जी इतनी आगे क्यों जा रहे हो, यण संधि का है, परिधन आवरण पर्यावरण बनता है। कुछ लोग तो मेरी परीक्षा लेने लग जाते हैं, ठीक है ना, तो समझो इसको, इन पर भी आएंगे, ठीक है ना। प्रेक्षाग्रह, प्रेक्षा धन आग्रह होता है, प्रेक्षा धन आग्रह नहीं, प्रेक्षा धन आगार, प्रेक्षागार होता है, ठीक है ना। देखो तो ये भी आपको विषय ध्यान रखना है। तो ए या आ के बाद में समान स्वर ए या आ जाए तो मिलके क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। रामायण को व्यंजन संधि में क्यों बता रखे हैं, अरे राम धन अयन, तो ने का अणे होने के कारण व्यंजन संधि होती है, ठीक है ना, इसका भी विषय ध्यान रखना। तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ए या आ के बाद में ए या आ जाए तो दीर्घ आ हो जाता है। अब इसके बाद में ध्यान से समझो, अगला है ए या ई के बाद, ए या ई के बाद समान स्वर क्या आ जाए, ई या ई आ जाए। अच्छा इसमें ध्यान रखना, ठीक है, क्या हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है। यदि ई या ई के बाद में समान स्वर ई या ई आ जाए तो क्या हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है। कैसे होगा, बहुत ध्यान से समझो। जैसे मैंने यहां पर लिखा, जैसे मैंने यहां लिखा रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र,
प्रथम शब्द का अंतिम स्वर लघु ही है, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर भी लघु ही है। लघु ही जब लघु ही से मिली तो वो मिलके क्या हो गई, दीर्घ हो गई। तो रवि धन इंद्र क्या हो जाएगा, रविंद्र हो जाएगा। तो ई के बाद में ई आई तो क्या हुआ, दीर्घ हुई। आगे समझिए, मैंने यहां पर लिखा मुनि धन इंद्र। अब प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है, लघु ई, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर क्या है, लघु ई। लघु ई जब लघु ई से मिली तो वो मिलके क्या हो गई, दीर्घ ई हो गई। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना, मुनिंद्र बना। तो ए या ई के बाद में ई या ई आ जाए तो दीर्घ हो जाती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और समझिए, अब लघु ई के बाद में दीर्घ आ जाए, कैसे, जैसे मैंने लिखा कपि धन ईश। अब प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है, लघु ई, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर क्या है, दीर्घ ई। लघु ई जब दीर्घ ई से मिली तो क्या हो गई, दीर्घ ई हो गई। तो कपि धनीश मिला के लिखा तो क्या बना, कपीस। कपीस किसको कहते हैं, बंदरों का स्वामी या राजा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कपीस कहते हैं। तो ई के बाद में ई आई तो कपीस कौन है, हनुमान जी को कहते हैं। कपि धनीश कपीस हो जाएगा, कपीस हनुमान जी को कहते हैं। अब देखो लघु ई के बाद लघु ई आई तो दीर्घ ई, लघु ई के बाद में दीर्घ ई आई तो भी क्या हुई, दीर्घ हुई, नहीं हुई। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे ध्यान दो और समझो इसमें, मुनि धन ईश्वर, मुनि धन ईश्वर। अब लघु ई के बाद में क्या आ रही है, दीर्घ ई आ रही है। दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, दीर्घ ई हो जाएंगे। इसको मिला के लिखा तो क्या बना, मुनीश्वर बना। तो ई या ई के बाद में ई या ई आए तो क्या हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है। तो मुनि धन ईश्वर क्या होगा, मुनीश्वर होगा। तो कपि धनीश कपीस, मुनि धन ईश्वर मुनीश हो गया, मुनीश्वर हो गया। अब इसके बाद में ध्यान से समझना, मैंने लिखा रजनी धन ईश। अब दीर्घ ई के बाद में क्या आ रही है, दीर्घ ई आ रही है, नहीं आ रही। जब दीर्घ ई के बाद में दीर्घ ई आ गई तो मिलके क्या हो गया, दीर्घ ई हो गया। इसको मिला के लिखा तो क्या बना, रजनीश बना। और रजनीश क्या है, रजनी माने होता है रात्रि का, ईश माने होता है ईश्वर या स्वामी। और रात्रि का ईश्वर या स्वामी कौन होता है, किसको कहते हैं रजनीश, चंद्रमा को कहते हैं। रजनीश किसको कहा जाता है, चंद्रमा को कहा जाता है। इसी प्रकार और समझिए, मैंने लिखा नारी धन ईश्वर। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना, नारीश्वर बना। नारी धन ईश्वर मिला के लिखा तो क्या बना, नारीश्वर। अब नारीश्वर किसको कहते हैं, यज्ञ में यज्ञ होता है। देखो यहां पर नारी धन ईश्वर, अब नारियों का ईश्वर कौन है, भगवान शिव को कहते हैं। तो नारी धन ईश्वर मिला के लिखा तो क्या बना, नारीश्वर बना। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ई या ई के बाद क्या ई या ई आ जाए तो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। अब इसके अलावा कुछ विच्छेद समझेंगे, जैसे मैंने लिखा लक्ष्मीश्वर, लक्ष्मीश्वर। अब लक्ष्मीश्वर का विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, इसका संधि विच्छेद लक्ष्मी धन ईश्वर बनेगा। लक्ष्मी धन ईश्वर मिला के लिखा तो क्या हो गया, लक्ष्मीश्वर हो गया। तो ई या ई के बाद में ई या ई, तो दीर्घ ई के बाद में दीर्घ ई आ रही है, क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। जग्गी लोट जी ये सब में काम आएगी। आप एसआई की तैयारी भी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी हिंदी व्याकरण आती है एसआई में, ठीक है ना, ध्यान देना। अब ध्यान दो इसके बाद में, तो लक्ष्मी धन ईश्वर मिला के लिखा तो क्या बना। अच्छा, राधिका जी कह रही हैं कि सर नारियों का ईश्वर शिव कैसे, सर विष्णु की भी तो
अरे नारियां सबसे ज्यादा पूजा किसकी करती हैं? भगवान शिव की करती है, नहीं करती? इसको क्या कहते हैं? नारियों का ईश्वर कहते हैं। इसका भी ध्यान रखना, ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। अब देखो इसी प्रकार बिल्कुल फणींद्र भी इसमें आएगा, क्यों नहीं आएगा? लो लिख देते हैं फणींद्र, तो फणी धन इंद्र मिला के क्या लिखेंगे? फणींद्र हो जाएगा। तो फणींद्र किसको कहते हैं? नागों का स्वामी। बिल्कुल हरीश भी इसमें आएगा, क्यों नहीं आएगा? हरीश भी, हरीश का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? हरि धन ईश, हरि धन ईश, हरे धन ईश। ई के बाद में जब दीर्घ ई आई तो मिलके क्या हो गया? दीर्घ ई हो गया। तो हरे धन ईश मिला के लिखेंगे तो क्या कहेंगे? हरीश कहेंगे। तो ई या ई के बाद में ई या ई आ जाए तो लक्ष्मीश्वर, लक्ष्मी धनीश्वर, हरीश, हरि धनीश। इसी प्रकार और समझो, जैसे मुनीश्वर, मुनीश्वर। अब मुनीश्वर का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? मुनि धन ईश्वर। अब लघु ई के बाद में क्या आ रही है? दीर्घ ई आ रही है। लघु ई और दीर्घ ई मिलके क्या बनेंगे? दीर्घ ई बनेंगे। मुनि धन ईश्वर मुनीश्वर होगा, तब ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मुनि धन ईश्वर, नागेश्वर इसमें नहीं आएगा। नागेश्वर में तो गुण संधि हो जाएगी, वो इसमें नहीं आएगा। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये भी आपको अच्छे से पता होना बहुत जरूरी। बिल्कुल गिरीश भी इसमें आएगा, गिरीश भी इसी में आएगा। क्यों आएगा गिरीश इसमें? क्योंकि पहाड़ों का गिरिमान होता है, पहाड़ ईश माने ईश्वर। पहाड़ों का ईश्वर कौन है? अरावली को कहते नहीं कहते? तो देखो गिर धन ईश। अब लघु ई के बाद में क्या आ रही है? दीर्घ ई आ रही है। लघु ई और दीर्घ ई मिलके क्या बनेंगे? दीर्घ ई बनेंगे। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद मनका जी। अब समझो, तो गिर धनीश गिरीश हो गया। लघु ई के बाद में जब दीर्घ ई आई तो मिलके दीर्घ ई हो गई। तो ये बात भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आया समझ में? नहीं आया? तो ए या ई के बाद में ई या ई आ जाए तो क्या होते हैं? दीर्घ ई हो जाती है। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब देखो जो ग्रह कार्य है वो हम अब संधि के अनुसार, जो संधि कंप्लीट हो जाएगी फिर उस संधि से संबंध देंगे, ठीक है नो। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी ध्यान रख लेना कि जो भी संधि से संबंधित होंगे उन्हीं को पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। बिल्कुल विच्छेद करने का तरीका बहुत आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें, बहुत आसान होता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। होमवर्क अभी जो गृह कार्य आज नहीं, कल करेंगे होमवर्क। कल मतलब जो एक कोई भी संधि पूरी होगी फिर उस संधि से संबंधित देंगे। अब रोज रोज से कोई वो नहीं है, संधि से संबंधित टॉपिक से संबंधित देंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है। सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।